वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बजट 2023 इसके अलावा विविध पोर्शन जो कि इकोनॉमिक्स में इस सीरीज़ में बचा हुआ है और योजनाएं जो महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जो भी यहाँ पर टॉपिक इकोनॉमिक्स के अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं उसमें बचा है वो हम इस क्लास में संपूर्ण जो है कंप्लीट कर लेंगे और ये इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास है। अगर आप लोगों ने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक टर्म है CACP यानी कि कृषि लागत और कीमत आयोग, इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर इसकी स्थापना 1965 में होती है, तब इसका नाम कृषि कीमत आयोग था, लेकिन यहाँ पर 1985 में इसका नाम चेंज करके CACP कर दिया गया है। इसका काम क्या होता है तो यहाँ पर ये MSP का निर्धारण करता है। MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि किसानों को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को लेकर पिछली बार यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुआ था वहाँ पर MSP को लेकर ही यहाँ पर जो धरना था वो चल रहा था। MSP क्या होता है जान लेते हैं। वह न्यूनतम कीमत जिस पर सरकार किसानों से अधिशेष उपज को खरीदती है। अधिशेष क्या होता है, जो यहाँ पर उपज है जिसका हम पूर्ति अपने खाने पीने के लिए कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता है वो होता है हमारा अधिशेष। उपज जो है इसको खरीदती है कौन, किसान खरीदती है। MSP वह मूल्य होता है। यहाँ पर जो MSP दिया जाता है लागत मूल्य का 1.5 गुना होना चाहिए, ऐसा जो है MS स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर यह किया गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट्स है, MS स्वामीनाथन वही हैं जो हरित क्रांति के भारत में जनक हैं। दूसरा पॉइंट है जो पहला 5 ईयर प्लान था इसमें वृद्धि दर जो है यहाँ पर टारगेट था 2.1% का और प्राप्त हुआ था 3.6% का, यहाँ पर प्राप्त हुआ था। जो 10th 5 ईयर प्लान है यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो हमको यहाँ पर वृद्धि दर मिली थी वो थी 7.7% यहाँ पर प्राप्त हुई थी और 11वें पंचवर्षीय योजना में 8% की वृद्धि दर प्राप्त हुई थी और ये मैक्सिमम है जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ रेट हुई थी, तो यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ रेट है 8% की। तीसरा पॉइंट है ऑपरेशन फ्लड, जो श्वेत क्रांति है यानी कि ऑपरेशन फ्लड, ये दुग्ध क्रांति इसको भी कहा जाता है और ये दूध उत्पादन से संबंधित है। कब शुरू हुई थी 1970 में। किसने शुरू किया था, वर्गीज कुरियन ने यहाँ पर इसको शुरू किया था। इनको श्वेत क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है। वर्गीज कुरियन कोचिकोड केरल के रहने वाले हैं और इनका जन्म जो है 26 नवंबर को हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन डे भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। इन्होंने अमूल जो प्लांट है इसका यहाँ पर स्थापना जो है आनंद गुजरात में हुई थी। तो यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध क्रांति से संबंधित है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं हिंदू वृद्धि दर यानी कि हिंदू ग्रोथ रेट, इसके जनक प्रोफेसर राजकृष्ण हैं। हिंदू वृद्धि दर के जनक जो हैं वो प्रोफेसर राजकृष्ण हैं। हिंदू वृद्धि दर क्या होता है तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पर इसमें औसत जो वृद्धि दर है वो 3.5 से 4% के बीच में रहती है। इसी को यहाँ पर हिंदू वृद्धि दर यानी कि हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता है। जब यहाँ पर अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो 3.5 से 4% के बीच में रहती है लगातार, तब इसको कहते हैं हिंदू वृद्धि दर। अब यहाँ पर एक पॉइंट है NPA, ये क्या होता है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादन संपत्ति इसको कहा जाता है। देखो जो 90 दिन तक लगातार, मान लो कहीं पर बैंक ने जो है 90 दिन तक लगातार 90 दिन तक ना तो मूलधन और ना ब्याज प्राप्त हो। बैंक ने मान लो किसी को लोन दे दिया है, अगर 90 दिन तक ना तो मूलधन और ना ब्याज प्राप्त हो तो वह राशि जो है NPA घोषित कर दी जाती है। ऐसा जो है SBI के द्वारा किया गया है। ये जो पॉइंट है ये SBI से यहाँ पर है। अगर ऐसा होता है तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है रुपया जो होता है उसको घोषित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं जो यहाँ पर रोलिंग प्लान है। रोलिंग प्लान से इंपॉर्टेंट पिछली क्लास में आपको समझाया भी था। तो रोलिंग जो प्लान है को भारत में लागू करने वाले कौन थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर भारत में लागू करने वाले लकड़वाला हैं, इनकी समिति भी थी, इन्हीं की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था और पूरे वर्ल्ड में
गुन्नार मिर्डाल ने यहाँ पर इसको दिया है और इनकी गुरनार मिर्डाल की बुक है एशियन ड्रामा। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर बजट जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इनको देखते हैं। बजट, जो बजट शब्द है इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। यहाँ पर इसका अर्थ है चमड़े का थैला, और ये फ्रेंच शब्द जो है बुजेट से बना हुआ है। फ्रेंच शब्द क्या है? बुजेट, इससे बना है और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। विश्व में पहली बार जो है बजट जो है यूके में पेश किया गया था, और इसको पेश किया था रॉबर्ट वोलपॉल ने, इसको पेश किया था, वहाँ के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने पहली बार बजट को यूनाइटेड किंगडम में पेश किया था। भारत में जो है बजट के जनक जो हैं रॉबर्ट विल्सन को कहा जाता है, और इन्होंने 1860 में ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था। पहले क्या होता था कि रेल बजट और आम बजट पहले एक थे। रेल बजट जो है और आम बजट पहले एक था, लेकिन 1921 में एकवर्थ कमीशन आया, इसने 1924 और 25 में रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया, यानी कि रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि 2017 में, तो आप लोग देख रहे होंगे कि 2016 तक जो था रेल बजट और ये आम बजट जो है ये अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन 2017 में विवेक देवराय समिति बनी, इनकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। अब जो है रेल बजट जो है आम बजट के साथ में ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था, और ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो ये शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था, और ये भारत के पहले वित्त मंत्री भी थे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, यहाँ पर गणतंत्र भारत का पहला बजट, भारत स्वतंत्र तो 1947 के बाद हो गया था, लेकिन हम लोग गणतंत्र बने हैं 1950 में, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मेथाई ने यहाँ पर पेश किया था। सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, तो ये हैं मोरारजी देसाई। पहली महिला वित्त मंत्री यहाँ पर जो हैं वो हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी और ये प्रधानमंत्री भी थी उस टाइम पे, तो पहली महिला वित्त मंत्री जो हैं वो इंदिरा गांधी, इन्होंने बजट को पेश किया हुआ था। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री अगर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है, इन्होंने बजट पेश किया हुआ है। अब बजट से यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान जो है इनके बारे में देखते हैं। देखो, बजट का जो बजट शब्द जो है इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है, तो ये क्या है? यहाँ पर जो बजट है वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम लोग बजट कहते हैं। संविधान में जिक्र है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यहाँ पर जिक्र किया गया है, इसी को हम लोग आम भाषा में बजट कहते हैं। ये क्या होता है? एक वर्ष का सरकार का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। और आर्टिकल 112 में यहाँ पर ये दिया गया है केंद्र में, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर आर्टिकल 112 के तहत बजट पेश किया जाता है, और राज्यों में आर्टिकल 202 के तहत बजट यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं। अब जो हमारा बजट है, बजट क्या है? बजट जो है धन विधेयक होता है, यानी कि मनी बिल होता है, और कोई बिल धन विधेयक है या फिर सामान्य विधेयक है, इसको तय कौन करता है? तो यहाँ पर लोकसभा का स्पीकर जो होता है ये इसको तय करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार पूछ लेता है कि कोई बिल धन विधेयक है या फिर सामान्य विधेयक है, तो इसको तय कौन करता है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो ये लोकसभा के स्पीकर जो हैं ये इसका निर्धारण करते हैं, क्योंकि जो मनी बिल है, धन विधेयक है, इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है पहले। तो यहाँ पर जो मनी बिल है ये लोकसभा में पेश होता है, इसलिए इसका निर्धारण भी लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति यहाँ पर आवश्यक होती है बजट को पेश करने के लिए। कोई भी मनी बिल अगर पेश होता है तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं लोकसभा और राज्यसभा में अगर कंपेयर करेंगे तो लोकसभा के पास धन विधेयक से संबंधित यहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ पर लोकसभा होता है, क्योंकि लोकसभा ही पहले पेश करता है। ये सब पॉलिटी में आपको हमने समझाया है अच्छे से, आप लोग उसको ध्यान से देखें। राष्ट्रपति को यहाँ पर साइन करने के लिए बाध्य होता है। अगर धन विधेयक जो है लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। ये बाध्यकारी होता है क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति के से ही यहाँ पर इसको पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति इस पर साइन करता ही है।
यहाँ पर धन विधेयक जो है इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। यहाँ पर एक पॉइंट है, बजट में घोषित व्यय संचित निधि से आता है। जो बजट में धन है ये हमारा संचित निधि से आता है, लेकिन इसके लिए संसद से विनियोग विधेयक यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल पारित करना आवश्यक होता है। यहाँ पर जो बजट में जो धन आता है वो संचित निधि से आता है, लेकिन इसके लिए क्या करना होता है कि एप्रोप्रिएशन बिल लानी होती है, विनियोग विधेयक लाया जाता है जिसको पारित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बजट जो है इसको निकाला जाता है संचित निधि से। अब यहाँ पर बजट के प्रकार देखते हैं। बजट जो हमारा है ये दो प्रकार का है। यहाँ पर जो 3 प्रकार के बजट होते हैं आमतौर पर, पहला है संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। यहाँ पर 3 प्रकार दिए हुए हैं। संतुलित बजट में क्या होता है कि आय जितनी होती है उतना ही व्यय किया जाता है। अधिशेष बजट में क्या है, आय ज़्यादा होती है लेकिन व्यय जो है ये कम होता है। जो घाटे का बजट है इसमें आय जो है वो कम है लेकिन यहाँ पर खर्चा जो है वो ज़्यादा किया जाता है। भारत में यही वाला बजट जो है अपनाया गया है। विकासशील देशों में यही बजट, घाटे का बजट जो है अपनाया जाता है। अब यहाँ पर जो घाटा है, डेफिसिट्स के बारे में देख लेते हैं। 2 प्रकार का है। पहला है घाटा यानी कि डेफिसिट्स, राजकोषीय घाटा, और प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट। राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, सभी स्रोतों से प्राप्त सरकार की कुल उधारी, सभी स्रोतों से प्राप्त सरकार की कुल उधारी और देयता यानी कि मार्केट बारोइंग, जो सरकार उधार लेती है और मार्केट बारोइंग करती है वो हमारी कहलाती है फिजिकल डेफिसिट। अगर इसको हम काउंट करें फिजिकल डेफिसिट, इसका फार्मूला एग्जाम में पूछता है। फिजिकल डेफिसिट होता है बजट में जितना घाटा होता है और उधारी और देयता, यहाँ पर इसको जोड़ के जो है हमारा फिजिकल डेफिसिट बनता है। यानी कि बजट डेफिसिट और मार्केट बारोइंग को जोड़ के हमारा फिजिकल डेफिसिट बनता है। ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट, पीडी इसको संबोधित कर रहे हैं। पीडी में क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट जो किया जाता है राजकोषीय घाटा के बाद, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। इसका फार्मूला है पीडी बराबर एफडी माइनस आईपी यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट, और इसकी शुरुआत जो है 1993-94 में की गई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक एक्ट है जो कि जिसका नाम है FRBM एक्ट, 2003 में आया था और ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये बजट है 2003 में आया हुआ। ये पूछता है कि कब का बजट है, FRBM इसका फुल फॉर्म भी पूछता है और वर्ष पूछता है। यहाँ पर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम है इसका फुल फॉर्म। अब इकोनॉमिक सर्वे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे अभी आया हुआ था 2022-23 का आया हुआ था, लेकिन जो हमारा बजट पेश किया गया है वो 2023-24 के लिए पेश किया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वो 1 साल पीछे का होता है, इसमें रियल डेटा होता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको बजट से 1 दिन पूर्व इसको पेश किया जाता है। कौन पेश करता है, तो इसको वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसको पेश करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार, इसको पेश करता है। यहाँ पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्तविक आंकड़े जो हैं वो पेश किए जाते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे है इसकी शुरुआत जो है 1950-51 में की गई थी और ये बजट से 1 दिन पहले आता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि पिछले वर्ष का यानी कि 22-23 का आप लोग देख पा रहे होंगे, 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे आता है और जो बजट है वो 23-24 के लिए पेश किया गया है। यानी कि जो पिछले वर्ष के वास्तविक डेटा है इनको पेश किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में, और आगे की भी यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो थोड़ा बहुत दी जाती हैं। अब हम देखते हैं बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। बजट 2023-24 इसको पेश कब किया गया है, तो इसको पेश किया गया था 1 फरवरी को, यहाँ पर इसको पेश किया गया था। और जो अगला बजट है हमारा है वो 1 फरवरी 2024 को पेश किया जाएगा और 2024-25 के लिए इसको पेश किया जाएगा, अगला वाला जो आएगा। जो हमारा बजट इस बार का था इसको अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है। अमृतकाल क्या है, 2022 से 2047 तक 25 साल हैं, इसी काल को अमृतकाल कहा जा रहा है। और एक है वर्ड अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्या है, आज़ादी के जो यहाँ पर 75 वर्ष पूर्ण होने पर इसको मनाया गया है। 12 मार्च 2021 से ये शुरू हुआ था और 31 अक्टूबर 2023 तक ये चला है। अब ये अमृत महोत्सव समाप्त हो गया है, लेकिन अमृतकाल जो है ये अभी भी चल रहा है। ये 25 साल तक चलेगा, 2047 तक ये चलने वाला है। जो हमारा बजट इस बार का था इसमें वृद्धि दर का जो अनुमान है वो 7% लगाया गया था।
और भारत इससे अच्छा ही कर रहा है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ऐसा इस बजट में बताया गया था, और भारत ने यूके को पछाड़कर ये स्थान 5वां स्थान हासिल किया है। प्रति व्यक्ति आय जो है यहाँ पर बजट में बताई गई है 1.97 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई गई है। बजट में 7 प्राथमिकताएं थीं, इसी पर हमारा पूरा बजट जो है ये पेश जो है वो बेस्ड था। जो बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं इनको सप्तऋषि कहा गया है। पहला है समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सभी का विकास करना। दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंचना यानी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी कि अंतिम छोर तक पहुंचना। तीसरा है अवसंरचना निवेश, यहाँ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चौथा है युवा शक्ति यानी कि यूथ पावर। पांचवा है वित्तीय क्षेत्र फाइनेंस सेक्टर, और यहाँ पर छठा है हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट, और सातवां है क्षमता उभारना। यहाँ पर ये 7 पॉइंट दिए गए थे और ये सप्तऋषि इनको कहा गया है, बजट में पेश किए गए हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखें। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा यहाँ पर सप्तऋषि में शामिल नहीं है या फिर शामिल है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर बजट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये देखते हैं। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। श्री अन्न क्या है? श्री अन्न मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स को अब कहा जाता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, अब इनको श्री अन्न के नाम से संबोधन किया जाता है। भारत का सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन लक्ष्य जो है 2047 का है। कुछ फैक्ट्स हैं ये बिल्कुल हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत का 2047 तक है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य भारत का है वो है 2070 का। मिष्टी योजना यहाँ पर लाई गई थी। मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो ये मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए मिष्टी योजना लाई गई है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सुंदरबन डेल्टा जो कि वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर पाए जाते हैं। एक योजना है पीएम प्रणाम योजना, जो कि भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू की गई है। इसमें यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का विकल्प ढूंढने के यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं जिससे कि भूमि प्रदूषण को रोका जा सके। कौन सी योजना है? पीएम प्रणाम योजना। नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना, किससे संबंधित है? 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए यहाँ पर अमृत धरोहर योजना संबंधित है। भारत में 75 रामसर साइट हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत पत्र योजना। इसमें क्या होगा? यहाँ पर महिलाएं जो हैं और या फिर लड़कियाँ 2 लाख रुपए बैंकों में 2 वर्ष के लिए जमा कर सकती हैं और उनको 7.5% ब्याज दर पर यहाँ पर जो है ब्याज उनको मिलेगा। 2 वर्ष के लिए जमा किया जा सकता है और इस पर 7.5% का जो ब्याज है वो महिलाओं या फिर लड़कियों को मिलेगा। और इसको लागू भी अब कर दिया गया है। पहली बैंक जो है इसने लागू किया है, बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में बनी है जिसने कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना इसको लागू किया है। एक योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना, किसके लिए शुरू की गई है? बुनकरों के लिए इसको शुरू किया गया है और इसका शुभारंभ जो है 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। राजकोषीय घाटा कितना है? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो यहाँ पर 3 आंकड़े हैं। 2022-23 में 6.4% है और 23-24 में 5.9% रखा गया है और 25-26 के लिए यहाँ पर टारगेट क्या है कि इसको 4.5% लेकर के आना है। नेक्स्ट है यहाँ पर टैक्स जो है यानी कि PIT व्यक्तिगत आय कर जो यहाँ पर है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर 2 चेंज किए गए हैं। पहले यहाँ पर क्या था? पहले यहाँ पर 2.5 लाख रुपए आय पर 0% टैक्स लगता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि 3 लाख रुपए पर यहाँ पर 0 टैक्स लगेगा। मतलब कि 3 लाख अगर आय है तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये पहला चेंज यहाँ पर किया गया है। दूसरा चेंज कौन सा है? पहले क्या था कि 6 स्लैब होते थे यहाँ पर व्यक्तिगत आयकर जो टैक्स वाला स्लैब है यहाँ पर 6 स्लैब थे, लेकिन अब कितने स्लैब हैं? 5 स्लैब बचे हैं। यहाँ पर 0 से 3 लाख रुपए यहाँ पर 0% है, ये कोई स्लैब नहीं है। पहला स्लैब यहाँ पर है। 3 से 6 लाख में यहाँ पर 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए आय वालों को 10% टैक्स है और 9 से 12 लाख वालों को यहाँ पर आय वालों को 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख रुपए जिनकी आय है उनको 20% टैक्स देना होगा और 15 लाख से ज़्यादा जिनकी आय है उनको 30% टैक्स देना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि धन यहाँ पर बजट में आता कहाँ से है? तो जो धन है संचित निधि से निकाला जाता है, तो आप जानते ही हैं।
और यहाँ पर संचित निधि में कहाँ से आता है, तो संचित निधि में जो धन है वो उधार से आता है और जीएसटी जो है टैक्स जो है इससे आता है। उधार से यहाँ पर 34% जो है यहाँ पर धन जो संचित निधि में आता है और जीएसटी से 17% इसमें आता है। मार्केट बोरोइंग से भी इसके अंदर आता है। और जो धन है सबसे ज़्यादा कहाँ पर व्यय होता है, तो यहाँ पर ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा जो धन है वो जाता है, यानी कि 20% जो है ब्याज अदायगी में चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में धन जो है वो चला जाता है। अब हम देख लेते हैं जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके बारे में देखते हैं। इसको लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। पहली बार जो है पूरे विश्व में जीएसटी जो है फ्रांस में लागू किया गया था। जीएसटी जो आया हुआ है ये किसकी सलाह पर आया हुआ है, तो ये विजय केलकर समिति की सलाह पर जीएसटी को लाया गया है। लागू करने वाला जीएसटी को पहला राज्य असम बना था। जीएसटी कैसा टैक्स है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी समवर्ती सूची का टैक्स है क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, इसमें टैक्स लगा सकते हैं। जीएसटी होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, जीएसटी है, एसजीएसटी भी यहाँ पर होता है, सीजीएसटी भी इसमें शामिल होता है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। जीएसटी को यहाँ पर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा लाया गया है। 101वां जो संविधान संशोधन है वो जीएसटी से संबंधित है, आप लोग इसको ध्यान रखें। यहाँ पर एक टैक्स होता है गंतव्य कर यानी कि डेस्टिनेशन कर जो है यहाँ पर है। इसमें क्या होता है, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जो है इसमें अपनाया गया है जीएसटी में। जीएसटी क्या है, पूरे देश में एक समान जो टैक्स की दरें हैं वो लगती हैं। तो यहाँ पर दरों का निर्धारण कौन करता है, तो दर जो होती है यहाँ पर जीएसटी लगने की, उसका निर्धारण जो है जीएसटी काउंसिल करता है। और जीएसटी काउंसिल का उल्लेख जो है 279A में दिया गया है। संविधान में यहाँ पर जीएसटी काउंसिल का जो जिक्र है वो 279A में दिया गया है, आर्टिकल 279A में। और जो वित्त मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री होगा यहाँ पर जीएसटी काउंसिल का हेड होता है। और यहाँ पर जो है दरें बताई गई हैं, कितनी दरों से यहाँ पर जीएसटी टैक्स लगाया जाएगा। एक है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। सबसे ज़्यादा जो जीएसटी जो दर है वो है 28%। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। वर्तमान में 2 क्षेत्र सरकार के पास आरक्षित है, यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। इस जो ये क्षेत्र हैं ये केंद्र सरकार के पास जो है ये आरक्षित क्षेत्र हैं, आप लोग ये ध्यान रखें। हाल ही में क्या हुआ है कि घुड़दौड़, यहाँ पर घोड़े की जो दौड़ होती है, कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का जीएसटी टैग जो है टैक्स लगाया गया है। अब यहाँ पर टैक्स 2 प्रकार के हैं, इनको भी देख लेते हैं एक बार। टैक्स यहाँ पर क्या है, 2 प्रकार के हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, जिसको हम प्रत्यक्ष कर भी कहते हैं, जिस पर लगे वही भुगतान करे, यानी कि जिस पर टैक्स लग रहा है वही भुगतान करे, जैसे कि आयकर और निगम कर आएंगे डायरेक्ट टैक्स में। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, अप्रत्यक्ष कर, टैक्स किसी और पर लगता है और भुगतान कोई और करे, जैसे कि सभी वस्तुएं, टैक्स तो कंपनियों पर लगता है लेकिन भुगतान कौन करता है, हम लोग करते हैं। और इसमें सेवा जो टैक्स होता है ये भी शामिल होता है, वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स और सेवा कर जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, जीएसटी भी इसी में आता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो है समितियाँ हैं इससे संबंधित हैं, इनको आप लोग ध्यान रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। महत्वपूर्ण समितियाँ एवं उनका विकास क्षेत्र, एक तरफ यहाँ पर समिति दी है, दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र है। भगवती समिति जो है बेरोजगारी से संबंधित है। कुछ समितियां हमने पिछली क्लासेस में भी कवर जो किया है, जो समितियां साथ में आई हुई हैं उनको जो यहाँ पर बच गई हैं वो यहाँ पर भी कवर हैं, तो आप लोग ध्यान से देखें। भगवती समिति बेरोजगारी से संबंधित है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सुखमय चक्रवर्ती जो समिति थी वो मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए लाई गई थी। सरकारिया समिति जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। महान लोबित समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राज चलैया जो समिति है कर सुधार से संबंधित है, और ये यहाँ पर जिन पे स्टार लगा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, राज चलैया समिति किससे संबंधित है, तो ये कर सुधार से संबंधित है। बलवंत राय समिति जो है विकेंद्रीकरण के लिए यहाँ पर सुझाव देने के लिए थी और पंचायती राज से संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति। नरसिम्हन समिति जो है वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है, नरसिम्हन समिति।
जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है, सिक्योरिटी स्कैम से संबंधित है। रंगराजन समिति 1991 में आई थी और ये भुगतान संतुलन से संबंधित है। डॉक्टर विजय केलकर समिति अभी आपको बताया जीएसटी से संबंधित है। मालेगांव समिति 1995 में आई थी और ये प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है। एच.एल. तारापुर समिति 1997 में आई और ये पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से संबंधित है। पार्थ सारथी सोम समिति जो है कर नीति से संबंधित है। एन.के. सिंह समिति आप लोग जानते होंगे कि ये वित्त आयोग जो है 15वां वित्त आयोग इससे संबंधित है और इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, नंद कुमार सिंह यहाँ पर इसके अध्यक्ष हैं। सच्चर समिति जो है मुस्लिमों को सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। कौन सी कमेटी? सच्चर कमेटी यहाँ पर बनाई गई। सच्चर समिति मुसलमानों के लिए बनाई गई थी। तेंदुलकर समिति जो है गरीबी रेखा के नीचे की लाइन की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी। तेंदुलकर समिति जो है गरीबी रेखा से संबंधित है। मंडल कमीशन और बाबा केलकर जो है इनकी समिति जो है पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए बनाई गई थी और इससे संबंधित है। पिछड़ी जातियों से जो संबंधित कमेटी है वो है मंडल कमीशन और बाबा केलकर। आगे देखते हैं। कोठारी कमीशन जो है शैक्षिक सुधार से संबंधित है और इसी के बाद यहाँ पर यूजीसी की स्थापना की गई थी कोठारी कमीशन की सिफारिश के आधार पर। आबिद हुसैन समिति छोटे पैमाने के उद्योगों के सुझाव के लिए बनाई गई थी और यहाँ पर मुख्यतः लघु उद्योग के लिए इसको बनाया गया था। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से संबंधित है। मल्होत्रा समिति। विवेक देवराय समिति जो है रेल बजट को आम बजट में विलय करने के लिए बनाई गई थी और इसी से संबंधित है। कस्तूरी रंगन जो समिति है इसी ने एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जानते हैं, इसको इसी ने बनाया हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। शिवरमन समिति जो है नाबार्ड से संबंधित है। इसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना यहाँ पर 1982 में की जाती है। ए.के. माथुर आयोग जो है 7th पे कमीशन जो लगा था उससे संबंधित है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी डेट एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें एक बार। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी और यहाँ पर जो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है क्योंकि इसमें सबके खाते जो है खोले गए थे। स्वच्छ भारत मिशन जो है हमारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था और ये 2 अक्टूबर 2019 तक चला है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है और ये 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा से योजना शुरू होती है। कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है शुरू हुई थी 19 फरवरी 2015 को। इसकी टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा, इसकी टैगलाइन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। मुद्रा बैंक योजना लाई गई थी एमएसएमई सेक्टर के लिए, इसमें लोन देने के लिए इसको लाया गया था और ये शुरू हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू होती है। स्टार्टअप इंडिया जो है 16 जनवरी 2016 को शुरू होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है और ये शुरू होती है 1 मई 2016 को। सौभाग्य योजना 25 दिसंबर 2017 को शुरू होती है और ये संबंधित है बिजली से, यहाँ पर संबंधित है सौभाग्य योजना। और यहाँ पर जो एक मिशन आपको बताया था मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष अगर पूछता है तो ये टीकाकरण से संबंधित है। आप लोग ध्यान रखें 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था, जबकि इंद्रधनुष योजना बैंकिंग रिफॉर्म के लिए लाई गई थी। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये आप लोग इसको ध्यान रखें, आप लोग कन्फ्यूजन ना करें। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब इकोनॉमिक्स यहाँ पर कवर हो गई है। अब अगली जो सीरीज चलेगी उसमें हम यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।